हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि हमारी कॉमन एरर्स की हमने एक सीरीज शुरू की है। इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले हमने सीरीज शुरू की कॉमन एरर्स की। ठीक है, इसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चंस में न केवल हम आपको एरर बताते हैं कि किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है, बल्कि हम वो रूल, वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं जिसके थ्रू हमें पता चला या जिसके बिहाफ पर हम कह पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या है, एरर है। ठीक है, so, 2 वीडियोस अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन दोनों वीडियोस को देखिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस वीडियो का कोई कनेक्शन उन वीडियोस से है, कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो 20 रूल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं चाहूंगा कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। देखिए, जब मैं पहली बार कोई रूल पढ़ाऊंगा तो सीधी सी बात है, उसमें ज़्यादा मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा, ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। सेकंड टाइम अगर वो रूल आया कहीं पर तो मैं क्या करूंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा कि भाई मैं पहले इस रूल को पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछली वीडियोस देख लीजिए। मैं थोड़ा सा एक मोटा मोटा तौर पे क्या करूँगा आपको बता दूंगा। सो अगर आप शुरू से इस सीरीज को फॉलो करते चलेंगे तो आप उसी लय में आगे बढ़ सकेंगे जिसमें हम चल रहे हैं। सो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। ओके, ये जो फ्रेजल वर्ब होता है पास अवे, पास अवे, इसका मीनिंग होता है टू डाई, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाना या किसी का एक्सपायर या गुजर जाना। ठीक है, एक्सपायर हो जाना या गुजर जाना। अब वो क्या कह रहा है, सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट, कि सिटी में रहने वाला, शहर में रहने वाले को कठिनाई महसूस होती है। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट व्हाट, टू पास अवे द टाइम। अब टाइम को मृत्यु थोड़ी देनी है उसे, पास अवे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पास द टाइम होगा। पास अवे का मतलब क्या है, मृत्यु हो जाना। और यहां पर वो समय को गुजारना चाहता है, मृत्यु होने वाले का सेंस नहीं है। अब होता क्या है कि हमारे दिमाग में कोई शब्द हमने कहीं कभी सुन लिया, जैसे कि यही वर्ड है, जैसे पास अवे ही है। ठीक है, कोई शब्द हमने सुन लिया पास अवे, हमारे दिमाग में वो रह जाता है, उसकी छवि रह जाती है। कहीं और वो यूज हुआ, अब यूज होना था केवल पास, लेकिन पास अवे का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हमें पता नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि पास अवे का मतलब गुजारना या गुजर जाना। तो कभी कभार ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कर देती है, हमें नुकसान कर देती है। चलिए आगे देखते हैं। एक काम करता हूँ, येलो में जब टेक्स्ट है तो मैं, सॉरी व्हाइट में टेक्स्ट है तो येलो कलर ले लेता हूँ पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इस शब्द में है। जो ये एंटरिंग शब्द आया है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, एंटर शब्द की आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म जो होती है उसे कहते हैं हम जेरेंट। आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल भी होती है। ठीक है, जब वो जेरेंट होगी तो एज ए नाउन यूज होगी, पार्टिसिपल होगी तो एज एन एडजेक्टिव यूज होगी। लेकिन यहां देखिए ये आया किस सेंस में है, पहले उस पर बात करते हैं, तब देखते हैं कि एंटरिंग आएगा या क्या आएगा। विजिटर्स मतलब जो विजिटर्स क्या होते हैं, जो देखने के लिए जो आते हैं, दर्शक कह लो, है ना, आगंतुक। वर नॉट परमिटेड, जो विजिटर्स थे उनको परमिशन नहीं थी, उनको इजाजत नहीं थी किसकी, एंटर करने की। कहां पे, द पार्क आफ्टर डार्क, मतलब अंधेरे के बाद पार्क में एंटर करने की उनको परमिशन नहीं थी। अब देखो ये जो परमिटेड आया है, देखो वर नॉट परमिटेड पैसिव वॉइस होगी, परमिट हो गई इसकी मेन वर्ब। इसका मतलब ये जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे टू एंटर। इसकी एक और वजह भी है, इसे भी समझ लो। देखो यहां पर एक वर्ब आई, ये भी एक वर्ब है,
तो वर्ब के तुरंत बाद वर्ब अगर आपको लगाना है तो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको इंफिनिटिव यूज करना पड़ेगा। इंफिनिटिव नाउन की जेरेंड। इंफिनिटिव भी नाउन की तरह यूज होता है, समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, लेकिन हम देखेंगे कि नाउन की तरह यूज हो रहा होगा। तो यहां पर आता है टू एंटर, नावल की एंटरिंग। देखो वर्ब के बाद दूसरी वर्ब तुरंत नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। एंटर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एंटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो ये चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मेरे नजर में इसमें सिर्फ एक ही रूल है, क्या, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, देखो एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है वही क्या बता रहा होता है हमें, इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। मुझे तो सीधा सीधा ये रूल समझ में आता है। इसके बाद किसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, किसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, है ना, वो आगे की बात है। ये बात मैं पहले भी कह चुका, पहले एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अब मुझे बताइए इसमें जो सब्जेक्ट है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, अब यहाँ पे जो एंड लगा है ना, ये जो एंड लगा है इससे हमें लग रहा है कि भाई दो एक्ट्स के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो एक्ट ही बता रहा है कि वो सिंगुलर है क्योंकि सिंगुलर आया है, लेकिन देखो वो कह रहा है द फिफ्थ, पांचवा, एंड फाइनल एक्ट, और आखिरी एक्ट। तो जो उसका फिफ्थ एक्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ के बाद कोई एक्ट ही नहीं है, यानी जो फिफ्थ एक्ट है वही उसका फाइनल एक्ट है। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा कि वो जो फिफ्थ है वही लास्ट एक्ट है, मैं बताता हूँ। देखिए अगर ये नाउन और ये नाउन, ठीक है, ये नाउन की तरह यूज हुए, वैसे तो एडजेक्टिव्स हैं ये, पर जो भी है देखो एंड से अगर जुड़े हैं, एंड से अगर जुड़े हैं तो दोनों अगर एडजेक्टिव हैं तो मतलब अगर एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होगा। एंड क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन की खासियत ये होती है कि ये जोड़ने का काम करते हैं, और जिसे भी जोड़ेंगे, जिन भी दो शब्दों को जोड़ेंगे उनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चाहे शब्दों को जोड़ें, चाहे फ्रेजेस को जोड़ें, चाहे क्लॉज को जोड़ें, ठीक है। तो देखो फिफ्थ और फाइनल दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, इन्हें जोड़ा गया है। अब मान लो जैसे इससे पहले द आया है और इससे पहले द नहीं आया, अगर द सिर्फ पहले वाले से पहले आया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक को इंडिकेट कर रहा है ना, वन पर्सन, वन प्लेस या वन थिंग, या तो एक ही पर्सन को दिखा रहा होगा, या एक ही प्लेस को दिखा रहा होगा, या फिर एक ही वस्तु को दिखा रहा होगा। लेकिन अगर ऐसे होता द फिफ्थ एंड द फाइनल, तो इसका मतलब होता है कि एक तो पांचवा और एक आखिरी। इसका मतलब पांचवा और आखिरी दोनों अलग अलग है। अगर दोनों से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया गया तो इसका मतलब दोनों के दोनों अलग अलग को दिखा रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर द केवल एक ही बार आया तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। और यहाँ पे जो वर्ब आई है कंटेन आई है, क्योंकि सिंगुलर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंटेन्स होता है। यानी सिंगुलर्स के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर रहे होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा रहे होते हैं। प्लूरल्स के साथ आईवी के साथ आप क्या करते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो केवल फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस क्या होता है, वो उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। तो हमने सिंगुलर फॉर्म लगानी थी, यहाँ पे कंटेन नहीं आता, कंटेन्स आता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों है मैंने आपको पूरा बता दिया। नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, है ना। देखो भाई अगर केवल एक ही से पहले द आया तो इसका मतलब वो एक ही को दिखा रहा है, दोनों से पहले द आया तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है। और अगर दो अलग अलग होते तो प्लूरल होता, लेकिन अब जब दोनों एक ही को दिखा रहे हैं
तो इसका मतलब दोनों कुल मिलाकर एक ही हुए। यहाँ इस कंडीशन में 2 होंगे, इस कंडीशन में 1 होगा, और जब 1 है तो सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ना वन ऑफ द करके, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। पहली बात ध्यान देने की, गलती यहाँ पे भी हो सकती है कि वन ऑफ द वाला जो स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द हो, फ्यू ऑफ द हो, ठीक है, तो जो वन ऑफ द जो है इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जब वन ऑफ द के बाद प्लूरल आया तो हमें क्या लगता है कि टेररिस्ट्स आ गया। तो बहुत सारों की बात की गई है, लेकिन इन बहुत सारों में से एक ही की बात की गई है। हम इस शब्द से घबरा जाते हैं, हमें क्या लगता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा नहीं जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो बाद में आया है उसी की छवि हमारे पास रह जाती है, क्योंकि वही हमें याद रहता है देर तक। तो किसके? कश्मीर वैली के जो टेररिस्ट हैं उनमें से एक। अब जब एक है तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो आर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इज। तो क्या होता? वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली इज शॉट डेड। क्या होता? इज शॉट डेड। ठीक है, इज कह लो, वॉज कह लो, इज आए या वॉज आए, जो भी आए, लेकिन आएगा सिंगुलर। ठीक है, आगे देखिए 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ओके, देखिए ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसकी जगह आर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर हमें लग रहा है, लेकिन देखिए 10 किलोमीटर्स जो है, जो यूनिट जो होती हैं वो हमेशा क्या करी जाती है? सिंगुलर कंसीडर की जाती है। यूनिट्स हो, डिस्टेंस हो, जैसे 10 किलोमीटर्स है तो ये क्या हो गया? एक डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर का एक डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस अगर आपको दिया है तो डिस्टेंस क्या होते हैं? सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें एरर बता देंगे कि बी पार्ट में एरर, जबकि है क्या, ये एकदम ठीक है, एरर इसमें है ही नहीं, ये सही है, एरर है ही नहीं, नो एरर है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस दिया है तो सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आई है तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। ओके, अब देखो जो ये दिया हुआ है आपको सिंस मे, मैंने ये तो बताया था आपको कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं। तो मे पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है, तो सिंस का यूज कैसा है? सही है, लेकिन सिंस का यूज हम करेंगे कब? सिंस का यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक तो परफेक्ट टेंस में करेंगे और एक करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो ये क्या दिया हुआ है? आई सॉ, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो तो यहाँ नहीं आ सकता, इस कंडीशन में तो सिंस नहीं आना चाहिए था। और अगर मई से ही उसने उसको एक दो बार ही देखा है, कपल ऑफ टाइम से देखा है, तो इसका मतलब वो इस सेंस में ही कहना चाह रहा है कि मई तो उसको लेना ही है, सिंस में तो लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे होना चाहिए था आई सॉ हिम की जगह लिखते आई हैव सीन हिम लिख दो। आई हैव सीन हिम मतलब मैंने उसे देखा है। ठीक है, मैंने उसे मई से एक दो बार ही देखा है, तो मैंने परफेक्ट टेंस यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप क्या लगा दो? सॉ की जगह लिख दो आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आर्टिकल्स का। आर्टिकल इंग्लिश में दो होते हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश में दो होते हैं। आर्टिकल्स एक तरह के डिटरमिनर होते हैं। ठीक है, आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमिनर होते हैं और वो भी दो होते हैं, मतलब कैटेगरी दो होती है। संख्या में तो तीन होते हैं, नंबर में तो तीन होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल
नहीं, यूं कह लो एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। संख्या में ये दो होते हैं। अब जो आपके डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो तो होता है आपका द। डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन। ठीक है, तो अब डेफिनेट और इंडेफिनेट का क्या मतलब है इसको जरा समझ लेते हैं, फिर आपको आगे की कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए जरा, देखिए डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित, और इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। अब जरा सोचिए, मान लीजिए आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी छुट्टी है, आपका मन किया कि मूवी देखते हैं। तो मूवी देखने के लिए आप दो तरह से जा सकते हैं। मान लिया आपकी आज छुट्टी है और आपने सोचा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई एक मूवी है जिसका आप वेट कर रहे हैं लंबे टाइम से, जैसे कि अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई KGF 2, है ना, आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब 2 सालों से लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन रिलीज हुई कितने लोगों ने छुट्टी ली होगी स्पेशली, और वो फिल्म देखने गए होंगे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है या जो कुछ भी है। तो मान लो ऐसे कोई मूवी रिलीज हुई, या मार्वल्स की, अवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम रिलीज हुई। अब उसी एक मूवी को देखने के लिए आपने छुट्टी ली, तो एक तो आपकी छुट्टी पहले से है और एक आपकी छुट्टी नहीं है, आप ले रहे हैं। जब आप छुट्टी आपकी है इस वजह से आप फिल्म देखने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपने डिसाइड नहीं किया कौन सी मूवी देखनी है। तो आप अपने दोस्तों से कहोगे, क्या कहोगे कि लेट्स गो फॉर अ मूवी। क्या कहोगे, तो मैं यहां लिखता हूं, आप कहोगे इस तरह से, लेट्स गो फॉर अ मूवी। फॉर अ मूवी यानी कि चलो कोई फिल्म देखते हैं। अब हमारे दिमाग में एक परसेप्शन और भी गलत बैठा रहता है, हमें लगता है ए का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 यानी कि एक। तो हमें क्या लगता है कि लेट्स गो फॉर अ मूवी का मतलब ये है कि चलो एक फिल्म देखते हैं। भाई एक दिन में एक ही फिल्म देखोगे, मल्टीप्लेक्स में सारा दिन मूवी थोड़ी देखते रह जाओगे। लेकिन ए जो होता है 1 की वीकर फॉर्म होती है, कमजोर फॉर्म होती है। इसका सटीक मीनिंग जो होता है वो होता है एनी, यानी कि कोई। ए का जो सटीक मीनिंग होता है कोई। जैसे आप दुकान में गए, बुक की दुकान में गए, आपने कहा प्लीज गिव मी अ बुक, यानी इसका मतलब आप मुझे एक किताब दीजिए, नहीं, इसका मतलब है आप मुझे कोई किताब दीजिए, यानी कोई एक किताब दीजिए। अब कोई को कोई के लिए, अगर आपने कोई के लिए कहा है तो इसका मतलब आपको एक ही तो दी जाएगी। तो लेट्स गो फॉर अ मूवी आपने कहा, तो इसका मतलब आप डिसाइड करके नहीं गए। ये मूवी जो है इंडेफिनिट थी आपके लिए, अनिश्चित थी, कोई भी जाके देखनी है, जो भी मिल जाएगी वो देख लेंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मुझे तो KGF 2 देखने जाना है, आपने डिस्कस किया कि यार वो फिल्म लग गई, वो देखेंगे, दिमाग में आपके आइडिया है, डेफिनेट कर लिया आपने, निश्चित कर लिया कि क्या है, यही मूवी देखनी है, तो आप क्या कहोगे अपने फ्रेंड से, लेट्स गो फॉर द मूवी। लेट्स गो फॉर द मूवी। अब जो द आया इसलिए आया क्योंकि ये मूवी जो है डेफिनेट है, निश्चित कर ली थी आपने, तो इसलिए यहां पर क्या आया, द आया। यहाँ पे मूवी डेफिनेट थी ही नहीं, तो इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल ए आया। अब ए और एन कहाँ कहाँ पर आते हैं ये आगे हम कभी डिस्कस कर लेंगे, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। लेकिन द की खासियत ये होती है कि ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, और अगर कोई नाउन निश्चित है उससे पहले अगर आपको लगाना है तो द लगाएंगे। और हाँ, अगर कोई नाउन निश्चित है तो उससे पहले द लगाना जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब द लगाओगे तभी तो पता चलेगा भैया कि डेफिनेट है। डेफिनेट आर्टिकल का क्या काम है, डेफिनेट आर्टिकल, अगर हम डेफिनेट आर्टिकल लिखा गया है, बनाया गया है, इंग्लिश में दिया गया, तो इसलिए तो दिया गया है कि अगर आपको डेफिनेटली दिखानी है, आपको निश्चितता दिखानी है, डेफिनेट दिखाना है किसी नाउन को, तो इसे यूज करो। और अगर आपको लग रहा है कि ये डेफिनेट है और उससे पहले द नहीं आया तो गलत है। आज जरा बात करते हैं अब सेंटेंस के बारे में जो हमें दिया हुआ है, टी विच आई एम ड्रिंकिंग। अब ये क्या बात कर रहा है कि जो चाय मैं पी रहा हूं इज हॉट। तो यानी कि
ये किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित चाय के बारे में बात कर रहा है। ये हर चाय के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसी चाय के बारे में बात कर रहा है जो वो पी रहा है। तो यहाँ पर ये टी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था द टी। द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, यानी कि जो चाय मैं पी रहा हूं वो क्या है, गर्म है। तो इसके ऑप्शन ए में एरर था, और इतनी सी बात समझने के लिए हमें वो पूरा रूल ही समझना पड़ा। और देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो इसमें गलती दिख कहाँ रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है, तो ये तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि फिर गलती ढूंढना भी मुश्किल होगा। और 10 में से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन ही हो सकता है, 10 के 10 आपको कैसे लग रहे हो, सही लग रहे हो, चाहे सब में क्या हो, एरर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Although the police officer sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man. Okay. अब देखिए जरा, यहां पर एक बात समझ लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं एडजेक्टिव्स में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले अगर आप द लगा दें तो वो कॉमन नाउन की तरह काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया द रिच, है ना। अभी मैं मैन को नहीं ले रहा, मैं नहीं कह रहा कि मैन, द रिच मैन का मतलब कॉमन नाउन है। यहाँ पे तो किसी अमीर आदमी के बारे में बात कर रहा है। मैं सिर्फ द रिच यूज करूंगा और फिर इस रेफरेंस को यूज करूंगा जिसने दिया द रिच मैन। देखो द रिच का मतलब क्या है, अमीर लोग। अमीर लोग मतलब कुछ लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है, ऐसे ऐसे कम्युनिटी, ऐसे ग्रुप का नाम, ठीक है। यानी एक जो शब्द बना है ये द रिच, ये पूरा एक कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन ये रिच शब्द जो है एक क्वालिटी है, एक गुण है, यानी एडजेक्टिव भी है। यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ है, तो एडजेक्टिव ही, लेकिन न लगने से काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, कॉमन नाउन का। लेकिन यहाँ देखो द रिच के बाद यहाँ पे क्या आ गया, एक नाउन आ गया। क्या आ गया, एक नाउन आ गया। पर अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है तो फिर तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर द रिच के बाद या किसी भी एडजेक्टिव जिससे पहले द लगा है उसके बाद कोई नाउन नहीं आया, तो इसका मतलब फिर वो एक कॉमन नाउन है। अब देखिए जरा, यहाँ पे फिर से बात करते हैं। यहाँ पे एक और एडजेक्टिव दिया हुआ है पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। पुअर का मतलब होता है गरीब। द पुअर अगर दिया होता तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। ऑल्दो, यद्यपि, द पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर है, ही सिंपैथाइज्ड, उसने संवेदना व्यक्त की। सिंपैथाइज्ड मतलब सांत्वना व्यक्त की, किससे, विद गरीब। जबकि गरीब नहीं, गरीब तो क्या है, एक विशेषता, एक गुण है। भाई अगर यहाँ पे वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आई है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, एक नाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और वो नाउन जो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे सिंपैथाइज के बाद एक प्रेपोजिशन आई है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था नाउन। अब पुअर तो अकेला आएगा तो फिर एडजेक्टिव होगा, तो इसलिए यहाँ पर पुअर ना करके क्या आना चाहिए था, द पुअर, यानी गरीब लोग। तो उसने गरीब लोगों से सिंपैथी दिखाई, फिर भी ये जो कोई भी पर्सन है, इसने क्या करा, अमीर आदमी के खिलाफ एक्शन लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, समझ में आया। भाई विद के बाद क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था। और नाउन कब होगा, जब एडजेक्टिव से पहले द लगेगा। आइए, वी वर वर्किंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। अब देखिए, एक शब्द होता है इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब। क्या होता है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की खासियत क्या होती है, मतलब अब इस रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, फ्रेजल वर्ब के बाद आप कभी भी जेरंड यूज करते हैं, जेरंड का यूज करेंगे तो वो सही है। लेकिन अगर आपने इसके बाद इंफिनिटिव का यूज किया,
तो वो गलत है। यानी जेरंड के बाद क्या आता है, सॉरी फ्रेजल वर्ब के बाद क्या आता है, जेरंड आता है, ना बल्कि इन्फिनिटिव। देखिए वर्क फॉरवर्ड यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, वर्क फॉरवर्ड, और इसके बाद क्या दे दिया इसने, इन्फिनिटिव, जबकि इन्फिनिटिव नहीं आता यहाँ पे, क्या आता है, जेरंड आता है, यानी कि यहाँ पे आता हियरिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, हियरिंग। तो वी वर वर्किंग फॉरवर्ड हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, ये इस तरह से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ अ डॉग्स डेथ। देखिए ये रूल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कुछ प्रपोजिशन किसी पर्टिकुलर वर्ड को फॉलो करते हैं। ऐसे ही जो शॉक है, ये जो वर्ब है शॉक, ये हमेशा प्रपोजिशन एट द्वारा फॉलो की जाती है ना, प्रपोजिशन एट फॉलोज दिस वर्ब शॉक, और यहां पे क्या लगा दिया, बाय, तो बाय नहीं आता यहाँ पे, एट आता, इसमें यही एरर है, ठीक है। सो आज के ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन भी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि हम उस पर भी विचार कर सकें। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।